हे गाइस, स्वागतम बहुत बहुत अमेलगमेशन के एक और लेक्चर के अंदर। अभी तक अगर हम बात करें कि अमेलगमेशन में हमने क्या कवर किया है, तो बहुत ही बेसिक सी और बहुत ही छोटी मोटी सी बातें हमने कवर करी हैं। दैट इज़ मीनिंग समझा है अमेलगमेशन का, एब्जॉर्प्शन का, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का और परचेज कंसिडरेशन निकालने के कुछ तरीके हम सीख करके आए हैं। अभी सच बताएं आपको तो ये अमेलगमेशन है ही नहीं। अमेलगमेशन की यात्रा तो जो है वो आपकी आज से शुरू होगी। आज आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ सिखाई जाएगी। सर बताओ ज़रा क्या सिखाओगे, इतनी ही इम्पोर्टेंट चीज़ है तो ज़रा उसका नाम तो बताओ। आज हम करेंगे आपके साथ हाउ टू क्लोज द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी का टॉपिक। याद करो फ्रेंड्स, याद करो और बताओ ट्रांसफरर कंपनी किसे कहा जाता है। जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी खत्म हो जाती है उसको, या जो नई कंपनी बनती है उसको। सर जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी खत्म हो जाती है उसको। जैसे कि मैं आपको अमेलगमेशन का एग्जांपल याद दिलाता हूँ। अमेलगमेशन में क्या होता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। बोले तो ए की सेपरेट लीगल एंटिटी खत्म, बी की सेपरेट लीगल एंटिटी खत्म और नई ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है सी। सी लिमिटेड नई कंपनी बन जाती है। तो फ्रेंड्स, ए और बी को कहा जाएगा ट्रांसफरर कंपनी। वेरी वेरी गुड। और सी क्या कहलाएगी सर? सी को बोलेंगे ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी है ए और बी जिनकी सेपरेट एंटिटी खत्म हो गई, और ट्रांसफरी कंपनी है सी माय डियर फ्रेंड्स। ट्रांसफरर कंपनी को मित्रों आप सेलिंग कंपनी भी कह सकते हैं, जो अपने आप को सेल कर रही है दूसरे को। और ट्रांसफरी कंपनी को परचेजिंग कंपनी भी कह सकते हैं। इसे सेलिंग कंपनी भी कहते हैं और इसे परचेजिंग कंपनी भी कहते हैं। एक और नाम बताऊं, इसे ओल्ड कंपनी भी कह सकते हैं ए और बी को, और सी को न्यू कंपनी भी कहते हैं। तो ट्रांसफरर कंपनी, सेलिंग कंपनी, ओल्ड कंपनी एक ही बात है, और ट्रांसफरी कंपनी, परचेजिंग कंपनी और न्यू कंपनी एक ही बात है। सर ये तो हो गया अमेलगमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जरा एब्जॉर्प्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताओ। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट, बी। तो आप मुझे बताइए इस केस में सेपरेट एंटिटी किसकी खत्म हुई? सर ए की सेपरेट एंटिटी खत्म हो जाती है, बी की सेपरेट एंटिटी जिंदा रहती है, बिकॉज ए प्लस बी इज इक्वल टू बी निकल करके आ रहा है। अच्छा ओके, नो प्रॉब्लम। तो ए को कहेंगे यहां पर ट्रांसफरर कंपनी, सेलिंग कंपनी, और बी को बोलेंगे ट्रांसफर यानी परचेजिंग कंपनी। भाई बी ही तो है जो ए के एसेट लायबिलिटी को एब्जॉर्ब कर रही है, अपने पास परचेज कर रही है, खरीद रही है। तो ऐसे में बी बनेगी ट्रांसफरी कंपनी, परचेजिंग कंपनी। ओके सर, चलिए जी आगे नोट्स देखते हैं जरा। नोट्स में ऐसा है फ्रेंड्स, सर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दो। अरे उसकी तो कोई जरूरत ही नहीं यार, ए कन्वर्ट हो जाता है बी में, तो ए ट्रांसफरर है और बी ट्रांसफरी कंपनी है। दैट इज वेरी सिंपल। ओके 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 सर। तो आपको जर्नल एंट्रीज देख रहे हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये जर्नल एंट्रीज माय डियर फ्रेंड्स इतनी आसानी से आपको समझ नहीं आने वाली हैं कि लिखा हुआ है और मैंने पढ़ाया और हाँ जी ऐसे ऐसे हो रहा है कर दिया आपके सामने। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक इलस्ट्रेशन की, और वो इलस्ट्रेशन कहीं और नहीं हमारे नज़दीक ही है, हमारे स्टडी मटेरियल में ही है। इलस्ट्रेशन नंबर 6, वहीं से हम एक इलस्ट्रेशन करेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे कि ये एंट्रीज आपकी समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है सर। अब फ्रेंड बात पता है क्या है, यहाँ पर लास्ट में भी कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। पेज, इसको 2 पेजेस करके, ये देखिए जरा। तो हमारे जो नोट्स रहेंगे ना, इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, गिव मी अ सेकेंड। ये देखिए 1 2 3, ये 3 पेजेस पर नोट्स लिखे हुए हैं। उसके बाद जो ये टॉपिक नंबर 4 दिख रहा है ना आपको नेक्स्ट पेज से, ये कुछ अकाउंटिंग है परचेजिंग कंपनी की बुक्स में, न्यू कंपनी की बुक्स में, ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में, उसकी एंट्रीज हैं। वो हमारा अभी का टॉपिक नहीं रहेगा। तो अभी हम केवल ये सीखने जा रहे हैं कि अमेलगमेशन के टाइम पर क्या जर्नल एंट्रीज बनती हैं, क्या अकाउंटिंग होती है इन दी बुक्स ऑफ
ट्रांसफरर कंपनी। जो कंपनी की सेपरेट एंटिटी खत्म हो गई, जिस कंपनी का वजूद खत्म हो गया, उसके खाते आपको क्लोज करने पड़ेंगे, उसी की जर्नल एंट्रीज, उसी के खातों को क्लोज करना आप सीखने जा रहे हैं, ट्रांसफरर कंपनी को। ठीक है सर, चलिए जी, तो अब इसको सिंगल व्यू कर लेते हैं हम, ये लीजिए, और हम आते हैं अपने आईसीआई के स्टडी मटेरियल पर, जहां से आज की चर्चा शुरू होगी। ये लीजिए, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर फ्लैश कर दी गई है इलस्ट्रेशन नंबर 6। हाँ सर, हमें दिखाई दे रही है। इसको पढ़ना शुरू करते हैं भाई। चलिए, अब दिख रही है तो इसको क्या करना है, पढ़ना ही है। वाई लिमिटेड एक्वायर्स द बिजनेस ऑफ जेड लिमिटेड। वाई लिमिटेड ने टेक ओवर कर लिया भाई साहब जेड लिमिटेड को। बोले तो जेड लिमिटेड है ट्रांसफरर कंपनी। जेड लिमिटेड इज दी ट्रांसफरर कंपनी, जिसको एक्वायर किया जा रहा है। अब वाई ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया ना जेड को, तो जेड की एंटिटी खत्म, मतलब जेड बन गई ट्रांसफरर कंपनी। जेड लिमिटेड जो कि ट्रांसफरर कंपनी है, जिस दिन उसे एक्वायर किया गया 31 मार्च 2021 को, उस दिन बैलेंस शीट दे रखी है उसकी। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल है 12 लाख की, रिजर्व एंड सरप्लस है 1,58,000, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 2 लाख, ट्रेड पेबल है 1,20,000, अदर करंट लायबिलिटीज 12,000, और बता रहे हैं कि अदर करंट लायबिलिटीज में डिवेंचर्स को दिया जाने वाला ब्याज है। इंटरेस्ट जो है डिवेंचर्स पर वो पे नहीं किया गया है 12,000 का, वो अदर करंट लायबिलिटीज में शो होगा। नॉन करंट एसेट में है पीपीई 10 लाख, इंटेंजिबल एसेट 290, करंट एसेट में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश 150, 180, 70। नोट्स टू अकाउंट में शेयर कैपिटल में बताया गया कि भैया दो तरीके की शेयर कैपिटल है, इक्विटी और 6% प्रेफरेंस। 8 लाख और 4 लाख की, दोनों का 100 रुपए पर शेयर वाला फेस वैल्यू का शेयर है। रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटल रिजर्व 1 लाख, पीएनएल 50, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 8,000। पता है आपको वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व क्या होता है? वर्कमैन, काम करने वाले जो लोग होते हैं, जिसे लेबर क्लास कहते हैं, अगर उनको फैक्ट्री में काम करते हुए चोट लग जाए, उनको कॉम्पेंसेट करना पड़े, उनका इलाज कराना पड़े, तो उसके लिए बनाया जाने वाला रिजर्व इज कॉल्ड वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। 8,000 रुपये का आपने वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व बना रखा था, जिसमें से कह रहे हैं एक्सपेक्टेड लाइबिलिटीज 5,000। किसी को चोट लगी है, किसी वर्कर ने क्लेम डाला हुआ है, 5,000 रुपये तो आपको पे करने पड़ेंगे। तो रिजर्व में माय डियर फ्रेंड्स बचेंगे केवल 3,000। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में बताया जा रहा है आपको डिबेंचर हैं 6% वाले 2 लाख रुपए के। पीपी में है लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी 4 लाख 6 लाख। इंटेंजिबल एसेट में है गुडविल और पेटेंट 240 और 50। वाई लिमिटेड वॉज टू टेक ओवर ऑल एसेट्स। अब देखो वाई लिमिटेड एब्जॉर्ब कर रही है ना जेड लिमिटेड को, तो बताया जा रहा है कि वाई लिमिटेड क्या क्या ले रही है जेड लिमिटेड से, उसके सारे एसेट्स लिए जा रहे हैं एक्सेप्ट कैश। मतलब जेड लिमिटेड का जो कैश बैलेंस दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, ये देखो, ये रहा, ये रहा, ये रहा, 70,000 का, इसे टेक ओवर नहीं किया जा रहा है। कैश को छोड़ करके बाकी सारे एसेट्स वाई लिमिटेड ने टेक ओवर कर लिए जेड लिमिटेड से। ठीक है, कैश कोई टेक ओवर करने वाली चीज थोड़ी ना है कि लाओ अपना कैश भी हमें दे दो। वो तो जब फाइनल सेटलमेंट होगी वहां पे कैश की एडजस्टमेंट कर लेंगे। ठीक है, एंड लाइबिलिटीज भी सारी टेक ओवर कर ली एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिवेंचर्स। जो डिवेंचर पे 12,000 रुपए का इंटरेस्ट पेबल था, उसे जेड लिमिटेड ने लेने से मना कर दिया, सॉरी, उसे वाई लिमिटेड ने लेने से मना कर दिया। तो क्या करना पड़ेगा आप बताइए? जेड लिमिटेड की जो लायबिलिटीज वाई ने ले ली वो तो अब वाई पे करेगी, लेकिन वाई ने जिन लायबिलिटीज को टेक ओवर करने से मना कर दिया, डोंट यू फील उन्हें अब जेड को ही पे करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स सर। तो ये जो इंटरेस्ट पेबल की लायबिलिटी है, इसे जेड लिमिटेड खुद पे करेगी। जेड लिमिटेड ने अपनी बाकी सारी लायबिलिटीज तो अमेलगमेशन के टाइम पर वाई लिमिटेड के कंधों पर डाल दी, पर वाई लिमिटेड ने कहा भाई देखो इंटरेस्ट वाली लायबिलिटी हम नहीं लेंगे, उसे तुम खुद पे कर देना। तो इंटरेस्ट पेबल जेड लिमिटेड को ही पे करना पड़ेगा, ट्रांसफरर कंपनी को ही पे करना पड़ेगा। एंड टू पे दी फॉलोइंग अमाउंट्स। और वाई लिमिटेड एसेट्स टेक ओवर करने के बदले में, नेट एसेट्स टेक ओवर करने के बदले में जेड लिमिटेड को क्या क्या देगी? नंबर 1, 2 लाख रुपए तो डिवेंचर होल्डर्स को दे दिए जाएंगे जिनकी लायबिलिटी है। 2 लाख रुपए नगद नहीं दिए जाएंगे, 2 लाख रुपए के भी डिबेंचर ही इशू किए जाएंगे।
₹2 लाख के 7% डिवेंचर्स इशू कर दिए जाएंगे वाई लिमिटेड के अंदर फॉर द एग्जिस्टिंग डिवेंचर्स इन जेड लिमिटेड। जेड लिमिटेड में जो डिवेंचर्स आपको दिखाई दे रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, 2 लाख रुपए के 6% वाले, उनसे कहा कि भाई सुनो, तुम्हें जेड लिमिटेड में डिवेंचर थे ना तुम्हारे पास 6% वाले 2 लाख के, तो तुम्हें वाई लिमिटेड में भी डिवेंचर दे दिए जाते हैं 2 लाख रुपए के। तुम्हारा इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, 7% कर दिया गया है। तो डिवेंचर होल्डर बोलेंगे ठीक है, नो प्रॉब्लम। फॉर द पर्पज ईच डिवेंचर ऑफ वाई लिमिटेड, हर एक के बदले एक डिवेंचर, और उसकी वैल्यू रहेगी क्या, वर्थ 105। ये मार्केट प्राइस दे रखा है आपको डिवेंचर का 105। आगे पढ़ते हैं। फॉर ईच प्रेफरेंस शेयर इन जेड लिमिटेड, जेड लिमिटेड के जितने भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर थे उनको हर किसी को एक शेयर के बदले 10 रुपए कैश दिए जाएंगे, ₹10 इन कैश, एंड साथ ही साथ एक 9% वाला प्रेफरेंस शेयर भी दिया जाएगा वाई लिमिटेड के अंदर, जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपए होगी। तो एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, जेड लिमिटेड के एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वाई लिमिटेड में क्या क्या मिलेगा, 10 रुपए कैश और एक 9% वाला प्रेफरेंस शेयर, जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपए है। फॉर ईच इक्विटी शेयर इन जेड लिमिटेड, हर जेड लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर को अपने एक शेयर के बदले 20 रुपए तो कैश मिलेंगे, और एक इक्विटी शेयर मिलेगा वाई लिमिटेड में 100 रुपए वाला, जिसकी मार्केट वैल्यू 140 है, फेस वैल्यू 100 रुपए है, मार्केट वैल्यू 140 है। लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस जो जेड लिमिटेड के रहे वो रहे 10,000 रुपए। अब देखिए जेड लिमिटेड को क्लोज किया जा रहा है, एसेट्स को बेचा जा रहा है, लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा किया जा रहा है, लायबिलिटीज को पे किया जा रहा है, वो सारी प्रोसेस में कुछ खर्चा होता है जिसे कहते हैं लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, या फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं आप इनको। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस में जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हुए वो लिखा हुआ है 12,500 रुपए हुए। लिक्विडेशन का, जेड लिमिटेड को बंद करने का, क्लोज करने का, रियलाइजेशन का जो खर्चा है वो है 12,500 रुपए। लेकिन लिखा हुआ है कि इसमें से एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ जेड लिमिटेड आर टू बी रीइंबर्स्ड बाय वाई लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000, जिसमें से 10,000 वाई लिमिटेड से ले लिए जाएंगे। यानी पता है सीन क्या हो रहा है, जेड लिमिटेड को क्लोज किया गया, 12,500 का लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का खर्चा आया, जेड लिमिटेड ने पे कर दिया 12,500, और कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा था कि वाई लिमिटेड ने कहा था इसमें से 10,000 हम दे देंगे तुम्हें। यानी ऑल इन ऑल क्या हो रहा है, 12,500 में से 2,500 तो जेड लिमिटेड के कंधों पर आ रहा है और 10,000 रुपए वाई लिमिटेड के कंधों पर आ रहा है। लेकिन फिलहाल पूरे 12,500 पे कर दिए हैं जेड लिमिटेड ने, इसीलिए वो 10,000 जो वाई लिमिटेड की जिम्मेदारी थी वो 10,000 वाई लिमिटेड से लेगी कौन, जेड लिमिटेड लेगी, रिकवर करेगी, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी थी, पे कर दिया जेड लिमिटेड ने। ओके सर। वाई लिमिटेड वैल्यूड लैंड एंड बिल्डिंग एट 5,50,000, ये आपको रियलाइज वैल्यू दे रखी है कि भाई किस वैल्यू पर रियलाइजेशन हुआ, लैंड एंड बिल्डिंग 5.5, प्लांट मशीनरी 6.5, पेटेंट 20,000 ऑफ जेड लिमिटेड फॉर द पर्पज ऑफ अमेलगमेशन। तो आपको क्या करना है, आपको फ्रेंड्स जर्नल एंट्रीज करनी है इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, सेलिंग कंपनी, जिसका एक और नाम लिखा हुआ है यहाँ पर वेंडर कंपनी। अब सेलिंग कंपनी कह लो, ट्रांसफरर कह लो, ओल्ड कह लो, चाहे वेंडर कंपनी कह लो, एक ही बात है। तो कौन है सेलिंग कंपनी, जेड लिमिटेड। जेड लिमिटेड की बुक्स में आपको जर्नल एंट्रीज करके दिखानी है। तो हमारा सबसे पहला स्टेप रहेगा किसी भी क्वेश्चन में, आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी, परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना। परचेज कंसिडरेशन निकालेंगे हम सबसे पहले, बिकॉज हमें ना जर्नल एंट्रीज में उसकी जरूरत पड़ती है। तो चलो जी सॉल्यूशन नंबर 6 करते हैं और सबसे पहले पीसी निकाल लेते हैं। गिव मी अ सेकेंड। सॉल्यूशन नंबर 6 सबसे पहले निकालेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। याद करो परचेज कंसिडरेशन की क्लासेस और मुझे बताओ परचेज कंसिडरेशन निकालते वक्त केवल ओनर्स को कंसिडर करेंगे, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए ही परचेज कंसिडरेशन निकालेंगे, या फिर डिवेंचर के लिए, ट्रेड पेबल के लिए, अदर लायबिलिटीज के लिए भी निकालेंगे? नहीं सर, अदर के लिए नहीं निकालेंगे, केवल इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए ही निकालेंगे परचेज कंसिडरेशन। चलो ओके, वेरी गुड, आपको ये बात याद है। तो बनाओ जरा अपना फॉर्मेट बनाओ। पेमेंट टू पेमेंट इन
वर्किंग्स अमाउंट। आपके क्वेश्चन में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी थी उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स वो डिवेंचर्स के लिए है, उसको इग्नोर कर दो पीसी में, उसको बाद में देखेंगे उसका क्या करना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है सेकंड पॉइंट वो है प्रेफरेंस शेयर्स के लिए। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो हमारी पीसी की कैलकुलेशन में आएंगे। यहाँ पर लिखते हैं पेमेंट टू, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट की जाएगी। क्या दिया जाएगा भाई साहब इनको? एक तो कैश दिया जाएगा जी, और प्रेफरेंस शेयर्स दिए जाएंगे। कौन से? 9% वाले सर, लिखा हुआ था 19% प्रेफरेंस शेयर्स। तो बताओ जी कैश कितना दिया जाएगा? 10 रुपए पर शेयर। कितने प्रेफरेंस शेयर थे? 4 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी जो क्वेश्चन में नोट्स टू अकाउंट्स में आपको दे रखी थी। 100 रुपए की फेस वैल्यू है तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 100 करोगे 4000 आ जाएगा। 4000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं और हर एक शेयर पे 10 रुपए देने हैं, तो 40,000 तो हो गया जी आपका कैश। चलो बहुत बढ़िया। और प्रेफरेंस शेयर, एक प्रेफरेंस शेयर देना है एक के बदले में, तो 4000 के बदले 4000 प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, इंटू 100 रुपीज फेस वैल्यू, ये हो जाएगा 4 लाख। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर में आ गया 40 और 4 लाख, 4,40,000। अब नंबर आता है बेचारों का, मालिकों का, रिस्क टेकर्स का, इक्विटी शेयर होल्डर्स का। कितने इक्विटी शेयर्स थे पता लगाओ। इक्विटी शेयर होल्डर को कैश देना है और इक्विटी शेयर्स देने हैं वाई लिमिटेड के अंदर। 8 लाख रुपए की शेयर कैपिटल थी सर, 100 रुपए फेस वैल्यू, 8000 इक्विटी शेयर हो गए, तो हर शेयर पे 20 रुपीज कैश, बोले तो 1,60,000 एंड एक इक्विटी शेयर। तो 8000 के बदले 8000, एक के बदले एक, 8000 के बदले 8000 इक्विटी शेयर जिसका मार्केट प्राइस 140 है, तो ये हो जाएगा 11,20,000। याद रखना आपको यहाँ पर मार्केट प्राइस से लेना है, क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ एंट्रीज टू बी मेड एट पार वैल्यू ओनली। जो हमारी इलस्ट्रेशन थी ना, एक इलस्ट्रेशन थी हमने की थी जिसमें लिखा हुआ था एंट्रीज टू बी मेड एट पार वैल्यू ओनली, तो वहां पे हमने फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए आपको मार्केट वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करनी है। 8000 इंटू 140 इलस्ट्रेशन नंबर 1 थी जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है सर, तो पीसी कितनी हो गई भाई साहब? टोटल पीसी कितनी निकल के आ गई है बता दीजिए जरा। 4, 40, 5, 6, 17,20,000, 17,20,000 रुपीज पीसी निकल करके आ गई। ये हो गया जी हमारा सबसे पहला काम खत्म। सर आप तो वैसे हमें पढ़ाने जा रहे थे हाउ टू क्लोज दी बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी, और कहाँ पीसी की चर्चा ले आए भाई। वेंडर कंपनी की, सेलिंग कंपनी की, ट्रांसफरर कंपनी की, ओल्ड कंपनी की बुक्स तब तक क्लोज हो ही नहीं सकती जब तक आप पीसी ना निकाल लो। इसीलिए तो पिछली क्लासेस में पहले पीसी सिखाया आपको, अदरवाइज बुक्स कैसे क्लोज कर पाते, क्योंकि जो जर्नल एंट्रीज करेंगे ना हम, उसमें पीसी के अमाउंट की जरूरत पड़ेगी हमें जर्नल एंट्रीज कंप्लीट करने के लिए, इसलिए ऐसा किया। ओके सर, तो आओ जरा जर्नल एंट्री शुरू करते हैं। मित्रों बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को, खूब टाइम लगा करके चलेंगे आराम से। याद करो डिसोल्यूशन का चैप्टर, आपको एक डिसोल्यूशन का चैप्टर पढ़ाया गया था। उस चैप्टर में क्या होता है, जब कोई फर्म डिसॉल्व होती है उसके सारे एसेट्स को उठा के एक थैले में डाल दिया जाता है, सारी लायबिलिटीज को उठा के थैले में डाल दिया जाता है, और उस थैले का नाम मैंने बताया था आपको, रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट्स को उसमें डालते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। लायबिलिटीज को उसमें डालते हैं, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और वो थैला उठा करके किसको दे देंगे? वाई लिमिटेड को दे देंगे। जेड लिमिटेड क्या करेगी? अब जिन लोगों ने डिसोल्यूशन नहीं भी पढ़ा है वो एक फ्रेश माइंड से सुने, अब फिर से बता रहा हूं एंट्रीज कैसे शुरू होंगी। भाई तुम बताओ यहां पर हो क्या रहा है? सर यहाँ पर ना क्वेश्चन में जेड लिमिटेड अपने एसेट्स और लाइबिलिटी वाई लिमिटेड के हवाले कर रही है, और हमें जेड लिमिटेड के एंगल से सोचना है, बिकॉज क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि आपको ट्रांसफरर वेंडर सेलिंग ओल्ड कंपनी की बुक्स में एंट्री करनी है। ओके सर, तो भाई जो जेड लिमिटेड है वो अपने एसेट लाइबिलिटी ट्रांसफर कर रही है उसको, तो वो पता है कैसे ट्रांसफर किए जाते हैं? ऐसे नहीं कि आओ भाई ये लो हवा में फेंक दिया एसेट, ये लो लेकर के चले जाओ, जाओ निकलो यहाँ से, ऐसे नहीं होता है। पहले एसेट्स को क्लोज किया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट में, लायबिलिटीज को क्लोज किया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट में, फिर उनको वाई लिमिटेड के हवाले कर दिया जाता है।
आसान भाषा में कहूँ, मजेदार भाषा में कहूँ तो एक थैला उठाया जाता है जिसमें जेड लिमिटेड अपने एसेट्स डालती है और अपनी लाइबिलिटीज डालती है, और फिर उस थैले को गांठ लगा के बांध करके वाई लिमिटेड को दे दिया जाता है कि ये लो जी जेड लिमिटेड के एसेट्स और लाइबिलिटीज। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले एसेट्स को थैले में डालो। नंबर 1, रियलाइजेशन अकाउंट को करो डेबिट। इसमें सारे एसेट्स डाल दो एक एक करके। अब एसेट्स को आप ट्रांसफर करोगे, किसी में डालोगे, किसी अकाउंट में ट्रांसफर करोगे तो एसेट को क्रेडिट करना पड़ेगा। हम बुक्स क्लोज कर रहे हैं और एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, आपको पता होना चाहिए। एसेट्स को जब क्लोज करोगे तो फिर उनको हम क्रेडिट करेंगे। उनका नेचुरली डेबिट बैलेंस होता है, एसेट्स का क्लोज करते टाइम उनको हम क्रेडिट करते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, सारे एसेट्स आ जाएंगे जी। अब देखते हैं जरा कौन कौन से एसेट्स थे। मैं फिर से क्वेश्चन फ्लैश करता हूं, देख लेते हैं कौन कौन से एसेट्स हैं। लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, गुडविल है और पेटेंट है। ये तो हो गए टेंजिबल और इंटेंजिबल। साथ ही साथ इन्वेंट्री भी है और ट्रेड रिसीवेबल भी है। ठीक है, तो टोटल 6 हो गए अपने पास। सर कैश, कैश तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था, उसको तो ट्रांसफर ही नहीं करना, तो थैले में क्यों डालोगे? कैश नहीं जाएगा वाई लिमिटेड के पास, कैश यहीं रहेगा। ठीक है, कैश रोने लगा, कह रहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो जेड लिमिटेड ने कहा चल ठीक है, तो छोटा बच्चा तो हमारे पास ही रह जा, लेकिन रो मत, कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो आइए जी सारे एसेट्स को ट्रांसफर कर देते हैं। गुडविल, पेटेंट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, देयर आफ्टर इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स। गुडविल की क्या वैल्यू थी बैलेंस शीट में, देखो 2,40,000। पेटेंट की क्या वैल्यू थी, 50,000 रुपए मात्र, 50,000। लैंड एंड बिल्डिंग की बैलेंस शीट वैल्यू 4 लाख रुपीस और प्लांट एंड मशीनरी की बैलेंस शीट वैल्यू 6 लाख रुपए। ओके सर, इन्वेंट्रीज की बैलेंस शीट वैल्यू कितनी है, 1,50,000 और ट्रेड रिसीवेबल की है 1,80,000। सर एक बात बताओ, हमें तो क्वेश्चन में सर लास्ट में दे रखा था फोर्थ पॉइंट के नीचे कि लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस वाला जो पॉइंट था ना, फोर्थ पॉइंट उसके नीचे, कि भाई लैंड एंड बिल्डिंग की 5.5 लाख वैल्यू है, प्लांट मशीनरी की 6.5, पेटेंट की 20,000। आपने उन वैल्यूज को कंसिडर क्यों नहीं किया? आपने यहाँ पर बुक वैल्यू ही क्यों ले रखी है? फ्रेंड्स इसकी वजह ये है, आपको ना जेड लिमिटेड की बुक्स क्लोज करनी है, खातों का बैलेंस खत्म करना है। तो यार जितना अमाउंट उनमें पड़ा होगा उतने ही अमाउंट से तो क्लोज करोगे आप। ऊपर नीचे ले लोगे, मार्केट प्राइस ले लोगे, अमेलगमेशन वाली वैल्यू ले लोगे तो डिफरेंस नहीं आ जाएगा, फिर खाता क्लोज कैसे होगा? बैलेंस शीट वैल्यू का मतलब है इतना बैलेंस उनके खातों में पड़ा हुआ है, और अगर आपको क्लोज करना है इस खाते को तो इतने ही बैलेंस से आपको उनको क्रेडिट करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, जो वैल्यू बैलेंस शीट में आ रही है उसी वैल्यू से। ठीक है जी, ओके सर। तो जरा इनका टोटल लगाओ एक बार, टोटल क्या आता है इनका, 2,40,000 प्लस 50 प्लस 4 लाख प्लस 6 लाख प्लस 150 प्लस 180, 16,20,000 रुपए आ रहा है। दिस इज कमिंग एज 16,20,000 रुपीज बीइंग एसेट्स transferred to realization account, being assets transferred to realization account। ओके जी, इसी तरीके से लाइबिलिटीज को भी ट्रांसफर करना है माय डियर फ्रेंड्स। तो आइए जरा देखते हैं हमारे क्वेश्चन में कौन कौन सी लाइबिलिटीज हैं। हमारे क्वेश्चन में कौन कौन सी लाइबिलिटीज हैं, लेट्स चेक आउट। एक तो ये है सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या है, नीचे आके देखते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जी 6% वाले डिबेंचर्स 2 लाख रुपए के। ओके, देयर आफ्टर कुछ सर करंट लाइबिलिटीज भी हैं। क्या क्या है करंट लाइबिलिटीज में, एक ट्रेड पेबल है और एक अदर करंट लाइबिलिटीज है, यानी कि इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर 12,000 रुपए।
ठीक है, तो इनको हम जरा ट्रांसफर करते हैं एक बार, डिबेंचर्स को और ट्रेड पेबल्स को। सर इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर को ट्रांसफर नहीं करोगे? नहीं करूंगा भाई, उसको वाई लिमिटेड के कंधों पर नहीं डाला जाएगा, उसको थैले में बंद करके रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के वाई लिमिटेड को नहीं देना। इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर की लाइबिलिटी साफ साफ लिखा हुआ था, वॉज नॉट टेकन ओवर बाय वाई लिमिटेड। उसने मना कर दिया मुझे नहीं चाहिए, तो थैले में क्यों डालोगे भाई जब उसको चाहिए नहीं वो चीज। ठीक है सर, तो डिबेंचर को और ट्रेड पेबल को डालते हैं जरा इसमें। डिबेंचर्स की वैल्यू है 2 लाख रुपए, ट्रेड पेबल की वैल्यू देख लेते हैं। ट्रेड पेबल की वैल्यू कितनी है कितनी है कितनी है, 1,20,000। अब लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, उनको क्लोज करोगे तो लाइबिलिटी को डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है सर, यहाँ पे आएगा 6% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट, 6% डिवेंचर्स हैं 2 लाख रुपीज के, ट्रेड पेबल हैं 1,20,000 के। देयर आफ्टर, अब आपको लग रहा होगा सर ये लाइबिलिटी उठाएंगे और यहाँ पर 3,20,000 रुपये रियलाइजेशन अकाउंट में डाल देंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा एक और लाइबिलिटी है, एक और लाइबिलिटी है जो आपको रियलाइजेशन में डालनी पड़ेगी, थैले में डालनी पड़ेगी। उसका नाम है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। आपने देखा था वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 8,000 के ब्रैकेट में लिखा हुआ था कि भाई इसमें से 5,000 का तो क्लेम है, वो तो एम्प्लॉय को किसी को चोट लग गई है, किसी वर्कर को, उसके इलाज में पैसे देने पड़ेंगे, उसने क्लेम डाल रखा है, तो वो तो ऑलरेडी आपकी लाइबिलिटी है, वो रिजर्व नहीं है। रिजर्व के अंदर 5,000 रुपये ऐसा पोर्शन छुपा हुआ है जो एक्चुअल में लाइबिलिटी है, जो क्लेम है आपके ऊपर, जो पे करना पड़ेगा, इसीलिए उसे एज अ लाइबिलिटी ही ट्रीट करेंगे और थैले में उठा करके रियलाइजेशन अकाउंट में डाल देंगे और ट्रांसफ़र कर देंगे न्यू कंपनी के पास, वाई लिमिटेड के पास, 5,000 रुपये। और क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ था कि वाई लिमिटेड ने मना कर दिया है इस लाइबिलिटी को लेने से, उसने केवल इंटरेस्ट पेबल को लेने से मना किया था। तो जी ये हो गया अपने पास 3,25,000 रुपीज बीइंग लाइबिलिटीज ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब फ्रेंड्स आपने थैले में रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स डाल दिए 16,20,000 रुपए के, लाइबिलिटीज डाल दी 3,25,000 रुपए की। अब वो थैला तैयार है, उसमें गांठ बांधो और उसको वाई लिमिटेड के हवाले कर दो कि ये लो जी वाई लिमिटेड हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज। जेड लिमिटेड ऐसे हाथ जोड़ के खड़ी है, अब वाई लिमिटेड से कह रही है ये लो हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज, जैसे शगुन देते हैं ना हाथ जोड़ के, ऐसे। तो नंबर 3 शगुन एंट्री आएगी, हाथ जोड़ने वाली एंट्री कि जी वाई लिमिटेड इधर आओ, वाई लिमिटेड इधर आओ, तो वाई लिमिटेड आएगी, हाँ जी बोलो क्या काम है, ये पकड़ो अपना शगुन, ये पकड़ो एसेट्स लाइबिलिटीज का थैला, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसको कहते हैं फ्रेंड्स बिंक परचेज कंसिडरेशन रेस्ड। पता है ये एंट्री क्या कहती है? ये एंट्री में क्या होता है, जेड लिमिटेड ने अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज का थैला दे दिया वाई लिमिटेड को और उनसे कहा ये पकड़ो जी थैला, इसकी कीमत है 17,20,000 रुपए। थैले की कीमत भी तो लिखनी पड़ेगी ना, कितने में दिया है थैला, 17,20,000 रुपए में। क्यों सर ये अमाउंट कहाँ से आया? भाई ये पीसी है, पीसी का अमाउंट है 17,20,000 रुपए। सर थैले में आप वैसे एक्चुअली देखो ना 16,20,000 रुपये आपने डेबिट किए, अच्छा ठीक है 16,20 डेबिट किए जो एसेट्स थे, और सर 3,25 की लाइबिलिटीज है उन्हें हटाओ, तो थैले की वैल्यू निकल के आती है 12,95,000 रुपये। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, नेट एसेट की जो वैल्यू है वो तो 12,95 है, पर आप उनको 17,20 में क्यों दे रहे हो? अब यार वो लेने के लिए तैयार है तो तुम्हें क्या तकलीफ है? हमने कहा हमारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को नेट करोगे, उस वैल्यू से हमें मतलब नहीं है, हम आपको 17,20,000 रुपए में अपना थैला देंगे, हम आपसे बदले में 17,20,000 रुपए लेंगे। अब वो उनका एग्रीमेंट है, वो तैयार है तो ठीक है ना। और आपको बताना चाहूंगा ये मार्केट प्राइस के हिसाब से डिसाइड होती है चीजें, परचेज कंसिडरेशन मार्केट प्राइस के हिसाब से डिसाइड होती है, ठीक है। वो थैले में जो वैल्यू हो तो बुक वैल्यू है ना, उनकी एक्चुअल वैल्यू कुछ और है एसेट्स की,
तो पीसी उसी हिसाब से डिसाइड होती है जो एक्चुअल वैल्यू होती है। तो यहाँ पर वाई लिमिटेड टू रियलाइजेशन, इस एंट्री में आपको परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट लिखना होता है। इसे कहते हैं पीसी रेज कर दी, परचेज कंसिडरेशन इज रेज्ड। वाई लिमिटेड से कहा गया ये लो थैला और हमारे पीसी के पैसे हमें दे देना 17,20,000 रुपए। अब क्या होगा, अब यार वाई लिमिटेड पीछे थोड़ा ना हटेगी। वाई लिमिटेड से तुमने पैसे मांगे तो वाई लिमिटेड तुम्हारा हिसाब करेगी, जेड लिमिटेड का हिसाब करेगी, 17,20,000 उसको पे करेगी। कैसे पे करेगी 17,20,000 रुपए वाई लिमिटेड? देख लो यार तुम, कैश देगी वो कितने का, 40,000 का तो कैश देगी और 1,60,000 का कैश और दे रही है। वो 2 लाख रुपए का तो कैश दे रही है, 4 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर दे रही है, हो गए 6 लाख, और 11,20,000 की इक्विटी शेयर दे रही है, हो गई 17,20,000। तो अब क्या होगा, आपने मांगे और वाई लिमिटेड ने आपको 17,20,000 दे दिए, लेकिन सारे के सारे नगद नहीं दिए। 17-20 में से 2 लाख तो नगद दिए, 4 लाख के दे दिए प्रेफरेंस शेयर्स और 11,20,000 के दे दिए इक्विटी शेयर्स। 4 लाख के आगे लिखोगे आप 9% प्रेफरेंस शेयर्स इन वाई लिमिटेड अकाउंट, और 11-20 के आगे लिखोगे इक्विटी शेयर्स इन वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट कर दो जी वाई लिमिटेड को। वाई लिमिटेड को तुमने डेबिट करके पकड़ रखा है, हमारे 17-20 दो, हमारे 17-20 दो, उन्होंने कहा ये पकड़ो और हमें जाने दो। तो तुमने कैश ले लिया, प्रेफरेंस शेयर ले लिया, इक्विटी शेयर ले लिया, वाई लिमिटेड को जाने दो, उसको छोड़ दो, क्रेडिट कर दो टू वाई लिमिटेड अकाउंट 17,20,000 रुपए। ठीक है जी, तो यहाँ पर आ जाएगा बीइंग परचेज कंसिडरेशन रिसीव्ड, बीइंग परचेज कंसिडरेशन रिसीव्ड। चलो जी ठीक है, बहुत बढ़िया। जेड लिमिटेड के एंगल से सोचो अगला कदम क्या हो सकता है, बताओ जरा, सोचो, फील करो, जस्ट इमेजिन योरसेल्फ इन द प्लेस ऑफ एन एंटिटी दैट इज जेड लिमिटेड। जेड लिमिटेड ने एसेट दे दिए, लाइबिलिटी दे दिए वाई लिमिटेड को, और उनसे पैसे भी ले लिए। अब पैसे लेके जेड लिमिटेड देगी किसको, जो 2 लाख रुपए ले लिए, जो 4 लाख प्रेफरेंस शेयर ले लिए, जो 11,20,000 के इक्विटी शेयर ले लिए, उनको जेड लिमिटेड अपने पास थोड़ा ना रख सकती है यार। वो कोई एक्चुअल पर्सन थोड़े ना है, उसकी लीगल एंटिटी है सेपरेट, वो एक बात अलग है, बट एक्चुअल एग्जिस्टेंस थोड़े ना है कि वो इन चीज़ों को अपने पास रख ले। उसे भी आगे अपने शेयर होल्डर्स को हिसाब देना है यार। शेयर होल्डर्स ने ही तो जेड लिमिटेड में पैसा लगाया था, जिस पैसे से जेड लिमिटेड ने वो एसेट्स खरीदे थे, उन एसेट्स को जेड लिमिटेड ने वाई लिमिटेड के हवाले कर दिया, तो वहां से जो पैसा आएगा वो भी अपने शेयर होल्डर को ही देना पड़ेगा। तो जेड लिमिटेड क्या करेगी, अब अपने इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा देगी। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले कुछ एक काम और करने हैं। जनरली अगला स्टेप यही होता है कि भाई अब एसेट वैसेट बिक गए, पैसे आ गए, तो शेयर होल्डर को दो पैसे, हिसाब करो उनका। जेड लिमिटेड अपने प्रेफरेंस को देगी कि भैया तुम्हारे लिए 4 लाख के प्रेफरेंस शेयर आए हैं, तुम ये पकड़ो, और इक्विटी शेयर होल्डर को 11-20 के इक्विटी शेयर देगी कि भाई तुम्हारे लिए ये आया है, 11,20,000 के इक्विटी शेयर आए हैं तुम्हारे लिए। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा काम और कर लेना है आपको। किस चीज का काम सर? यार वो रियलाइजेशन के जो खर्चे थे ना, उन्हें निपटा दो पहले। जो तुमने पूरी प्रोसेस करी है उसमें रियलाइजेशन के खर्चे उन्हें निपटा दो। तो घर के आदमी है शेयर होल्डर, तो उनको तो तुम रात को भी दे देना पैसे, पहले दिन में जो बाहर वाले खड़े हैं दिन में उनका हिसाब करो पहले, ठीक है? तो रियलाइजेशन की एंट्री कर दो पहले, और साथ ही साथ वो लायबिलिटी जो टेक ओवर नहीं की थी वाई लिमिटेड ने, उसे भी तो जेड लिमिटेड को ही पे करना है। तो मालिकों को पैसा देने से पहले दो जिम्मेदारियां जो जेड लिमिटेड के कंधों पर आज भी विराजमान है, उन्हें पे करो, फिर उसके बाद मालिकों को पैसा देना, क्योंकि मालिकों का नंबर बाद में आता है। तो रियलाइजेशन के खर्चे पहले आप पे करो, देयर आफ्टर जो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग की लायबिलिटी थी उसको क्लियर करो, फिर मालिकों का नंबर आएगा। चलो ठीक है सर, मालिकों का नंबर लास्ट में आता है, तभी तो घर में खाना बनाने वाला पर्सन सबसे लास्ट में खाना खाता है। यही तो होता है, मालिक कंपनी चलाने वाले उनका नंबर सबसे लास्ट में आता है। तो नेक्स्ट हम रियलाइजेशन के खर्चे पे कर देते हैं। कर दो भाई टू कैश। एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने थे रियलाइजेशन के जो पे कर दिए? वो थे 12,500 रुपए। टू कैश अकाउंट 12,500। लेकिन फ्रेंड इसमें से 10,000 तो ऐसे हैं जो वाई लिमिटेड से रिकवर हो जाएंगे, जो वाई लिमिटेड के बिहाफ पर जेड लिमिटेड ने पे किए हैं, उनको वाई लिमिटेड के अकाउंट में डेबिट कर दो।
और बाकी के 2,500 तो भाई इसी का खर्चा है, जेड लिमिटेड का ही खर्चा है, उसको रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट करो। जेड लिमिटेड का खुद का खर्चा रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाएगा 2,500, जो उसे वाई लिमिटेड से लेने हैं वो वाई लिमिटेड के अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे 10,000 रुपीज। टोटल उसने 12,500 पे कर दिए। बिंग लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेड। फिर क्या होगा सर? फिर 10,000 रुपये वाई लिमिटेड से लेने भी तो हैं, वाई लिमिटेड दे देगी 10,000, वो मना थोड़ा ना करती है। वाई लिमिटेड ने कहा फिलहाल तुम दे दो, हम दे देंगे। तो वाई लिमिटेड से 10,000 आ रहे हैं जी, कैश अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड अकाउंट 10,000 10,000। बिंग अमाउंट reimbursed from वाई लिमिटेड से 10,000 आ गए। ठीक है सर, तो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट हो गया, वेरी गुड। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद वो हमारी लायबिलिटी हमारे कंधों पर जो थी इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग की, उसे खत्म करो। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट 12,000 रुपये टू कैश अकाउंट 12,000 रुपये, 12,000। अब लाइबिलिटी पे करते हो तो लाइबिलिटी को डेबिट करोगे ना, और पेमेंट होगी तो कैश चला जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट के हिसाब से कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको पता होंगी, बेसिक्स हैं बिल्कुल। बिंग इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग पेड इन कैश 12,000। अब मालिकों का नंबर आएगा। आज वो दिन आ चुका है, अब वो समय आ चुका है जब भाई मालिकों को भी कुछ मिलेगा। जेड लिमिटेड ने एसेट बेचे, लायबिलिटी बेची, पैसा भी ले लिया, शेयर भी ले लिए वाई लिमिटेड से, लेकिन पहले जेड लिमिटेड ने वो पैसा डायरेक्टली मालिकों को नहीं दिया। पहले रियलाइजेशन के खर्चे और अपनी एक लायबिलिटी इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग क्लियर कर दी। अब जो बचता है वो मालिकों के लिए भाई साहब। ठीक है जी, मालिकों में सबसे पहले किसको पैसा मिलता है? आई बिलीव आपको पता होना चाहिए। पहले प्रेफरेंस को मिलेगा या पहले इक्विटी को मिलेगा? पहले पैसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है, इसीलिए उन्हें प्रेफरेंस कहा जाता है कि भाई पेमेंट के टाइम पर उन्हें प्रेफर किया जाता है, उन्हें पहले बुलाया जाता है, इसीलिए उन्हें प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी कहते हैं। तो बुलाओ जरा, आवाज लगाओ। 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हाजिर हो, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितना था? 4 लाख रुपए। जो बैलेंस शीट अमाउंट था ना वो 4 लाख रुपए था, तो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को जो अमाउंट था 4 लाख बैलेंस शीट में, उसको डेबिट कर दो। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, अब आप उसका हिसाब करने जा रहे हो, कैपिटल को क्लोज करने जा रहे हो, बुक्स बंद करने जा रहे हो, तो उसको रिवर्स यानी डेबिट करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाले आए, आपने कहा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाले हाजिर हों। आपने कहा हाँ भाई तुम्हारे कितने पैसे बनते हैं? उन्होंने कहा जी 4 लाख रुपए लगा रखे हैं हमने। जेड लिमिटेड का दरबार लगा हुआ है। जेड लिमिटेड में बुलाया गया 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को, उनसे पूछा तुम्हारे कितने हैं? उन्होंने कहा 4 लाख रुपए हैं जी, जो आपके अंदर लगा रखे हैं, जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखे हैं। तो जेड लिमिटेड कह रही है अरे 4 लाख की क्या बात है यार, सुनो 4 लाख के बदले में हम तुम्हें देंगे पूरे 4,40,000 रुपए। बिकॉज आप देख लो, आप परचेज कंसिडरेशन चेक कर लो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए क्या आया था? प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए सर मैं दिखाता हूं आपको एक बार, 40,000 का कैश आया है, ये रहा, और 4 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आई है। तो 4,40,000 रुपए आए हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए, तो उनको वही देने पड़ेंगे यार, सीधी सीधी सी बात है। तो यार 4 लाख रुपए उनका बैलेंस था, उनको दिए जाएंगे 4,40 टोटल मिला करके इन द फॉर्म ऑफ कैश एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर। तो बचे 40 का क्या, ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। जो पैसे ज्यादा देने पड़ रहे हैं, एक्सेस अमाउंट जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और अभी हिसाब किया नहीं है, अभी सिर्फ बताया है। उनसे पूछा तुम्हारे कितने पैसे हैं? 4 लाख, और उनसे कहा 4 लाख नहीं, हम तुम्हें 4,40 देंगे। अभी ड्यू करी है, अभी पेमेंट ड्यू करी है। बीइंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स मेड ड्यू, और नेक्स्ट एंट्री में अब उनको 4,40,000 दे देते हैं। ड्यू अलग करना पड़ेगा आपको, पे अलग करना पड़ेगा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर से कहो इधर आओ, ये लो 4,40 में
तुम्हें क्या मिलेगा, 40,000 का तो कैश, टू कैश अकाउंट 40,000, और 4 लाख रुपए के 9% प्रेफरेंस शेयर मिलेंगे वाई लिमिटेड में, टू 9% प्रेफरेंस शेयर्स इन वाई लिमिटेड अकाउंट। यार ये देखो ना, ये देखो, अब ये देखो 9% प्रेफरेंस शेयर इन वाई लिमिटेड को लेके बैठी है जेड लिमिटेड, डेबिट करके बैठी है, तो आप अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे देगी तो उसको क्रेडिट करेगी कि ये लो भाई, ये तुम्हारे लिए आया हुआ है। ठीक है, तो प्रेफरेंस ने कहा जेड लिमिटेड से कि हमारे 4 लाख बनते हैं, पर जेड लिमिटेड ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे लिए वाई लिमिटेड से जो पैसे आए हैं वो 440 हैं, जिसमें 40 नगद पकड़ो और 4 लाख के 9% प्रेफरेंस शेयर ले लो वाई लिमिटेड में। ठीक है सर, डिफरेंस रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाएगा। इसकी नरेशन बनेगी बीइंग पेमेंट मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, बीइंग पेमेंट मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है सर, 440 40 4 लाख। अब आखिर में नंबर आएगा इक्विटी वालों का, आखिर में नंबर आएगा इक्विटी वालों का। तो बुलाओ इक्विटी शेयर होल्डर्स को, बुलाओ और उनसे कहो तुम्हारा क्या क्या लेना है भाई। अब जेड लिमिटेड के दरबार में इक्विटी को बुलाया जा रहा है, इक्विटी वालों हाजिर हो। तो इक्विटी वाले आए और इक्विटी वालों ने कहा सुनो जी, एक तो हमारी कैपिटल लगी हुई है आपके बिजनेस के अंदर, इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख रुपए की, जो बैलेंस शीट में गिवन थी आपको। ठीक है, और हमारे कुछ रिजर्व्स भी हैं भाई। रिजर्व किसके होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर के। कैपिटल रिजर्व है हमारा 1 लाख रुपए का। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 50,000 रुपए का। हमारे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व भी हैं, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 3,000 रुपए के, 3,000 के, 8,000 के थे ना वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, जिसमें से 5 तो लाइबिलिटी है, 3,000 एक्चुअल रिजर्व है, वो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में ही रहेंगे। ठीक है, तो इक्विटीज ने तो यार अच्छा खासा हिसाब बता दिया अपना कि 8 लाख की कैपिटल है, 1 लाख के कैपिटल रिजर्व है, 50,000 का P&L बैलेंस है और 3,000 के वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है। तो इक्विटी ने बता दिया टोटल 9,53,000 रुपए का हिसाब। उन्होंने कहा 9,53,000 बनते हैं हमारे। तो जेड लिमिटेड कह रही है लेकिन तुम्हारे लिए इक्विटी शेयर होल्डर्स, तुम्हारे लिए वाई लिमिटेड से पता है कितना अमाउंट आया है, कितना अमाउंट आया है, ये देखो जरा, परचेज कंसिडरेशन में देखो, पीसी में आओ जरा। इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए आया है 1,60,000 रुपए, 1,60,000 रुपए का तो क्या, 1,60,000 का माय डियर फ्रेंड्स कैश, और 11,20,000 रुपए के इक्विटी शेयर्स। टोटल आए हैं तुम्हारे लिए 12,80,000 रुपए, तुम्हारे लिए आए हैं 12,80,000 रुपए। ओके जी, तो यहां पर लिख दो आप 12,80,000 रुपए, और जो डिफरेंस है उसे रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट कर डालो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट बैलेंसिंग फिगर। कितना डिफरेंस है, 953 माइनस 1280, 3,27,000। दिस इज कमिंग एज 3,27,000 माय डियर फ्रेंड्स, 3,27,000 रुपए। ओके जी, अब क्या करोगे, अब सर इक्विटी शेयर होल्डर को दे देंगे, उनका कैश दे देंगे, एंड देयर आफ्टर उनको दे देंगे हम उनके इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पे एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 12,80,000, जो कैश आया था उनके लिए वाई लिमिटेड से वो दे दो उनको 1,40,000, और जो इक्विटी शेयर्स आए थे उनके लिए टू इक्विटी शेयर्स इन वाई लिमिटेड, जिन्हें डेबिट करके बैठी है जेड लिमिटेड, आज उन्हें क्रेडिट करो और इक्विटी शेयर होल्डर के हवाले कर दो टू इक्विटी शेयर होल्डर्स इन वाई लिमिटेड अकाउंट। अच्छा, कैश 160 का था, सॉरी 160, 1,60,000, और इक्विटी शेयर्स 11,20,000, ये हो गया 12,80,000 रुपीज। ऊपर की नरेशन थी बीइंग अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, बीइंग पीसी परचेज कंसिडरेशन जो आई थी वो पे कर दी किसको, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, बीइंग पीसी पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब फ्रेंड्स
आपको लग रहा होगा कि सर अब तो फाइनली एंट्री खत्म हो गई होंगी, अब तो कुछ बाकी नहीं रह गया होगा, बिकॉज आपको लग रहा है कि यार अब तो सारा काम हो गया, पैसे आए, एसेट आए, एसेट गए, लायबिलिटी गई, फिर पैसे आए, शेयर्स आए, इक्विटी शेयर्स आए, फिर वो उसमें से रियलाइजेशन का एक्सपेंस भी हो गया, उसमें से फिर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग की लायबिलिटी भी पे कर दी, फिर प्रेफरेंस को भी जो देना था दे दिया, इक्विटी को भी जो देना था दे दिया। आपको लग रहा होगा काम सारा खत्म हो गया, लेकिन मित्रों अभी भी कुछ एक चीज़ बाकी है। अब क्या चीज़ बाकी रह गई सर? अब कुछ स्टेप्स बाकी हैं, अभी आपके सारे अकाउंट्स क्लोज नहीं हुए हैं। अभी आपके रियलाइजेशन अकाउंट में कुछ बैलेंस होगा, उसे क्लोज करना पड़ेगा। आपको इक्विटी शेयर कैश अकाउंट में कुछ बैलेंस हो सकता है, उसको क्लोज करना पड़ेगा। तो कुछ एक ना मैं स्टेप्स लिखने जा रहा हूँ अब आपके सामने, ध्यान से सुनिएगा। ये जो लास्ट स्टेप्स हैं ये हैं स्टेप्स टू क्लोज दी अकाउंट्स। लास्ट में, बिल्कुल जर्नल एंट्रीज के बाद लास्ट में खातों को क्लोज करने के लिए कुछ एक स्टेप्स हैं, पहले सुनिए फिर देखेंगे। सबसे पहले क्या करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अगर कुछ बैलेंस है प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट का, उसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट का जो बैलेंस निकल के आता है उसे इक्विटी शेयर होल्डर्स के हवाले कर दिया जाता है। कैश का बैलेंस इक्विटी शेयर होल्डर्स के हवाले कर दिया जाता है। और लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट ऑटोमेटिकली टैली हो जाता है। अगर आपका इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट ऑटोमेटिकली टैली हो रहा है तो समझ लीजिए आपका आंसर ठीक है, और अगर एंड में भी वो टैली नहीं होता है तो इट इज अ क्लियर इंडिकेशन कि अभी आपने कुछ गड़बड़ कर रखी है, अभी आपको थोड़ा सा काम और करना बाकी है। तो 4 स्टेप्स क्या है, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दो, फिर रियलाइजेशन को इक्विटी शेयर होल्डर में, फिर कैश को इक्विटी शेयर होल्डर में, और इक्विटी शेयर होल्डर ऑटोमेटिकली टैली हो जाना चाहिए। गाइस चेक करना इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट जो है, सॉरी एंड में चेक करेंगे कि टैली हो रहा है या नहीं। अब देखते हैं जरा मेरे प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में क्या बैलेंस है। आपको जान करके खुशी होगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट का जो भी डिफरेंस था वो आप देख लीजिए ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में क्लोज किया जा चुका है। 40,000 का जो डिफरेंस था उसको हमने ऑलरेडी रियलाइजेशन में क्लोज कर दिया था। तो हमारा पहला स्टेप तो हो गया कंप्लीट। फिर रियलाइजेशन का जो बैलेंस है ना उसे इक्विटी शेयर होल्डर्स में ट्रांसफर करना है। तो आइए जरा रियलाइजेशन का बैलेंस देखते हैं। डेबिट का 16,20,000 रुपये, मैं कैलसी उठा रहा हूं, मेरे साथ साथ चलना। पहली एंट्री में रियलाइजेशन को डेबिट किया 16,20,000 से, दूसरी एंट्री में क्रेडिट कर दिया तो माइनस कर दो 325, डेबिट के 16,20 माइनस क्रेडिट के 325, अभी भी बचा हुआ है डेबिट 12,95,000। फिर आपने क्रेडिट कर दिया 17,20 से, तो 12,95 से माइनस करो 17,20, 4,25,000 रुपए निकल करके आ रहा है। दिस इज कमिंग एज 4,25,000। नेगेटिव मतलब क्रेडिट बैलेंस हो गया अभी 4,25 का क्रेडिट बैलेंस। फिर उसके बाद डेबिट है 2,500, तो फ्रेंड्स प्लस करना, कैलकुलेटर पे -425 आ रहा है, वो क्रेडिट बैलेंस है। अब डेबिट अगर इसमें एडजस्ट करना है तो प्लस करना 2,500, तो 4,22,500 क्रेडिट बैलेंस बच गया। 4,22,500 क्रेडिट बैलेंस। उसके बाद ये 40,000 डेबिट है, इसको भी प्लस कर दो, 382,500 क्रेडिट बैलेंस बच गया। उसके बाद सर ये रहा 3,27,000 रुपए हमने और डेबिट कर रखे हैं, इनको और प्लस कर दो 3,27,000 को, तो यू विल फाइंड कि डिफरेंस आ रहा है 55,500 रुपए का। 55,500 रुपए रियलाइजेशन का क्रेडिट बैलेंस बच रहा है, जितनी भी हमने एंट्रीज करी हैं अभी तक उनके हिसाब से। तो रियलाइजेशन का अगर क्रेडिट बैलेंस बच रहा है और उसको आपको क्लोज करना है तो ऑफ कोर्स उसे आपको डेबिट ही करना पड़ेगा। रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करो 55,500 और इसे ट्रांसफर कर डालो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट 55,500 55,500। और मजे की बात बताऊं फ्रेंड्स, मजे की बात यह है आप इस एंट्री को यहां पर भी मर्ज कर सकते हो, रियलाइजेशन टू इक्विटी शेयर होल्डर, यहां पे भी 55,500 प्लस कर दो और यहां पर भी 55,500 प्लस कर दो।
तो एक सिंगल एंट्री बन जाएगी। यानी क्या करते हो, यहाँ पे रियलाइजेशन का बैलेंसिंग फिगर निकाला आपने 327 आ गया, उसे तो यहाँ पर लिख लो इनर कॉलम में नीचे 327, और फिर फाइनली शुरू से लेकर एंड तक रियलाइजेशन अकाउंट को एडजस्ट करके उसका बैलेंस निकाल लो। 55,500 क्रेडिट आ रहा है तो उसको भी रिवर्स करके डेबिट करना है, उसे भी प्लस कर दो। यहाँ पे डेबिट में टोटल आप 327 और 55,500 इकट्ठा लिख सकते हैं, दैट इज 3,82,500, और टू इक्विटी शेयर होल्डर में आ जाएगा 1280 प्लस 55,500 13,35,500। लेकिन मैंने आपको अलग अलग कराया भी क्योंकि अभी टीचिंग पर्पज है, कॉन्सेप्चुअल बातें चल रही है, अभी सिखा रहा हूं मैं आपको सिर्फ इसीलिए। ठीक है, ओके सर। तो ये हो गई जी अपनी एंट्री। यहाँ पे हमने रियलाइजेशन को भी क्लोज कर डाला इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में। कैश का बैलेंस देखो, कैश का बैलेंस आपको इक्विटी शेयर होल्डर के हवाले करना है, कैश का बैलेंस इक्विटी शेयर होल्डर के हवाले करना है। प्लीज कम ऑन 1280 कर देता हूँ इसको फिलहाल, 12,80,000। ओके, तो कैश का बैलेंस आपकी बैलेंस शीट में कितना था, बैलेंस शीट में आओ, बिल्कुल शुरुआत में देखो कैश में कितना बैलेंस पड़ा हुआ था। सर रियलाइजेशन का तो आपने बैलेंस शीट से शुरू नहीं किया, वो तो एंट्री से शुरू कर दिया आपने 16,20,000। रियलाइजेशन अकाउंट बैलेंस शीट में था ही कहाँ माय डियर फ्रेंड्स। हाँ, कैश का डेबिट बैलेंस था बैलेंस शीट में 70,000 रुपये। और जरा अपनी एंट्रीज देखते हैं हमने कैश को कहाँ कहाँ डेबिट किया, कहाँ कहाँ क्रेडिट किया। पहली एंट्री में नहीं है, दूसरी में नहीं है, तीसरी में नहीं, चौथी में नहीं, फिफ्थ में 12,500 रुपये का कैश चला गया, माइनस कर दो 12,500। लेकिन सिक्स्थ एंट्री में 10,000 वाई लिमिटेड से वापस भी आ गए तो प्लस कर दो 10,000। सेवन्थ एंट्री में माइनस करो 12,000 जो आपने पे कर दिए। फिर उसके बाद एथ एंट्री में 40,000 रुपये प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे दिए, वो माइनस कर दो। देयर आफ्टर 1,60,000 रुपये जो है वो आपने इक्विटी शेयर होल्डर को दे दिए। ठीक है, तो 1,60,000 रुपये यहाँ से आप इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो ये नेगेटिव में चला जाएगा, राइट। तो मैं कहीं डेबिट करना रह गया क्या, गिव मी अ सेकेंड, कहीं कैश का कुछ डेबिट हो मैंने लिया ना हो। ओहो, ये 2 लाख रुपए डेबिट रह गए थे, इनको भी प्लस कर दो, प्लस 2 लाख रुपए, यार है 2,15,500। ठीक है, अब इसमें से 1,60,000 रुपये दे सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। इसमें से इक्विटी वालों को दे दो भाई, 1,60 जो दे दिया आपने, 1,60,000, तो ये बचा 555,000, ये वही बच गया 555,000, सेम टू सेम। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को बुलाओ, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, और कैश उन्हें दे दो, जो बचा हुआ कैश का डेबिट बैलेंस है उसे क्रेडिट करके खत्म करो। इक्विटी शेयर होल्डर को दे दो 55,500, 55,500। तो यहां पर आप लिख सकते हैं बिंग रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज्ड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट being cash balance provided to equity shareholder। और मजे की बात बताऊं, इस एंट्री को भी इक्विटी शेयर होल्डर टू कैश वाली इस एंट्री को भी आप यहां पर मर्ज कर सकते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर में 55,500 प्लस कर दो और यहां पर टू कैश में भी 55,500 प्लस कर दो, यानी कि यहां पर भी वही काम हो जाएगा जो ऊपर बताया था मैंने आपको। रियलाइजेशन टू इक्विटी शेयर होल्डर में 55,500 प्लस कर सकते हो दोनों जगह, और इक्विटी शेयर होल्डर टू कैश में भी 55,500 प्लस कर सकते हो दोनों जगह। यानी कि जब आपने यहां पर 1,60,000 लिखा था तभी आप रुक सकते थे और कैश का बैलेंस देख सकते थे कि भाई कैश का बचा हुआ बैलेंस कितना है, वो भी लगे हाथ इक्विटी शेयर होल्डर को दे देते हैं 55,500। पर अभी वही वाली बात है, सिखा रहा हूं आपको इसलिए अलग अलग करवा रहा हूं। लेकिन फ्रेंड्स अगर मैं इनको कंबाइन करूं, और मैं कंबाइन करके ही दिखाऊंगा अब आपको, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में आपको कंबाइन ही करना है। तो अगर मैं इन दोनों एंट्रीज को यहां से कंबाइन करूं और हटाऊं यहां से रियलाइजेशन टू इक्विटी शेयर होल्डर, तो इसमें क्या होगा सर, यहां पे 55,500 प्लस हो जाएगा, राइट। रियलाइजेशन डेबिट 55,500 प्लस हो जाएगा, और नीचे भी यहां पर 55,500 प्लस हो जाएगा 55,500। तो 327 प्लस 55,500 ये क्या बन जाएगा, टोटल देख लेते हैं क्या बन जाएगा। 327 और 55,500 382,500, 382,500, और 1280 और 55,500 ये क्या बन जाएगा 13,35,500। दिस विल कम एज 13,35,500। मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट एंट्रीज को मर्ज कर दिया फॉर द सेक ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग। पहले अलग अलग लिखा फॉर द सेक ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग, फिर मर्ज कर दिया बिकॉज क्वेश्चंस में आपको ऐसे ही करके चलना है।
ठीक है, ओके सर। और नीचे भी आ जाएगा 1280 प्लस 55,500 13,35,500। अगर शुरू में ये करवाता तो आप कंफ्यूज हो जाते, इसलिए पहले अलग लिखवाइए फिर मर्ज करवा रहा हूँ। और 160 और 55,500 ये कितना हो जाएगा, 2,15,500। दिस विल कम एज 2,15,500। और आप देखिए आपकी एंट्रीज का डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के बराबर आएगा, चाहे ये एंट्री हो चाहे ये एंट्री हो। तो थर्ड स्टेप भी हमने कर डाला, कैश को इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर कर दिया। और इन एंट्रीज को मैं डिलीट कर देता हूँ अब, बिकॉज इनको मैं मर्ज कर चुका हूँ। सर हमें लिख के हमें भी मर्ज करना है क्या, हम कैसे डिलीट करें? अरे भाई आपने लिख लिया था ना, अब लिख के उसको काट दो और 55,500 55,500 दोनों एंट्रीज में डेबिट और क्रेडिट में प्लस कर डालो। इससे क्या होगा, आपको पता रहेगा कि इसकी डिटेल एंट्री ये है, फिर इसको शॉर्टकट में मर्ज करके यहाँ पर ऐसे लिखते हैं। अभी यार सीख ही तो रहे हो, अंडरस्टैंड ही तो कर रहे हो, अभी कौन सा अभी आप लोग एग्जाम दे रहे हो, इसीलिए नोट्स ऐसे ही बनाने पड़ते हैं जब हम सीखते हैं। ठीक है सर, तो यहाँ पे दोनों एंट्रीज को क्रॉस लगा दो और यहाँ पर प्लस 55,500 रियलाइजेशन में टू इक्विटी शेयर होल्डर में प्लस 55,500 कर दो, और यहाँ इक्विटी शेयर होल्डर में डेबिट प्लस 55,500 1280 में, और नीचे यहाँ पर 160 में प्लस 55,500 टू कैश में कर दो। ठीक है सर, अब देखते हैं इक्विटी शेयर होल्डर टैली हो रहा है क्या हमारा। हाँ, उसमें क्रेडिट भी 13,35,500 आया और डेबिट भी 13,35,500 ही आया, तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट टैली हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंट्रीज कर रहे हैं ना इसलिए साफ नजर आ रहा है, लेकिन जब आप डायरेक्ट खाते बनाओगे, इन एंट्रीज से आपको अकाउंट भी बनाने पड़ते हैं डायरेक्ट। तो जब आप डायरेक्ट अकाउंट बनाओगे ना माय डियर फ्रेंड्स, तब आपको देखना पड़ेगा कि यार इक्विटी शेयर होल्डर टैली हो रहा है या नहीं। तो आपको इक्विटी शेयर होल्डर के ऑटोमेटिकली टैली होने से ही पता चलेगा कि आपका आंसर ठीक है या नहीं, इसीलिए ये लास्ट वाला स्टेप होता है। आपको एंट्रीज में तो ऐसा लग रहा होगा सर ये तो टैली होना ही है, इसमें कौन सी खास बात है। जब खाते बनाएंगे तब ये चीज हमारे काम आएगी। ओके सर, तो मित्रों अब जरा चलते हैं नोट्स की तरफ। एक बार पहले रिवाइज कर लो हमने क्या क्या किया। सबसे पहले एसेट्स को थैले में डाला, रियलाइजेशन टू एसेट बुक वैल्यू पर, बुक वैल्यू पर ना कि मार्केट वैल्यू पर। फिर लायबिलिटीज को थैले में डाला, लायबिलिटी टू रियलाइजेशन, और उन एसेट्स और लायबिलिटीज को थैले में नहीं डाला जिनको लेने से मना कर दिया था वाई लिमिटेड ने, दैट इज कैश और इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर। जो लायबिलिटी इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर है, जो वाई ने लेने से मना कर दिया, उसे जेड लिमिटेड खुद ही पे करेगी थोड़ी देर बाद। फिर वो थैले को वाई लिमिटेड को दे दिया, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन एट पीसी। थैले की बुक वैल्यू कुछ भी हो, हम उन्हें 1720 में दे रहे हैं तो हम 1720 पे एंट्री करेंगे, वाई लिमिटेड टू रियलाइजेशन 1720 1720। देयर आफ्टर वाई लिमिटेड ने कहा ठीक है 1720 पकड़ो, तो जेड लिमिटेड के पास क्या आया, कैश आया, प्रेफरेंस शेयर आए, इक्विटी शेयर आए, और उन्होंने वाई लिमिटेड से कहा ठीक है अब तुम जाओ, हमें 1720 मिल गए। फिर क्या किया, साथ ही साथ जेड लिमिटेड ने तुरंत प्रेफरेंस को दे दिए शेयर्स और कैश, तुरंत इक्विटी को दे दिए शेयर और कैश, नहीं नहीं नहीं, पहले रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पे किए, उसमें से अपने कंधों की जिम्मेदारी दूर करी इंटरेस्ट वाली, उसके बाद प्रेफरेंस को बुलाया और उनको दे दिया उनका कैश और शेयर, इक्विटी को बुलाया उनको दे दिया उनके कैश और इक्विटी शेयर्स, और लास्ट में ये 4 स्टेप हमने लगाए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बैलेंस को रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया जो ऑलरेडी हो चुका था, जो आपको करना ही नहीं था। उसके बाद रियलाइजेशन को इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर किया, जिसको फिर मर्ज करके इसी एंट्री में ले आए, 9th वाली एंट्री में ही। फिर कैश को इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर किया, जिसको मर्ज करके इसी एंट्री में ले आए 9th की सेकंड एंट्री में, और इक्विटी शेयर होल्डर ऑटोमेटिकली टैली हो गया। ठीक है सर, तो फ्रेंड्स नोट्स की तरफ जरा चलते हैं, आइए जरा। अब बहुत अच्छे लगेंगे, प्यारे लगेंगे नोट्स आपको, इस बात का पूरा यकीन है। सबसे पहले क्या होता है, जब खाते क्लोज करते हैं तो कैसे एंट्रीज हम करके चलते हैं। हाउ टू क्लोज द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी यानी कि जेड लिमिटेड, जिसकी सेपरेट एंटिटी खत्म हो गई है, जिसे वाई लिमिटेड ने टेक ओवर कर लिया है। पहले जी एसेट्स थैले में डाल दिए जाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, किस वैल्यू पर, बुक वैल्यू पर। क्यों, क्योंकि यार बैलेंस शीट में वही वैल्यू थी, क्लोज करना है तो उसी वैल्यू से क्रेडिट करोगे ना, अदरवाइज डिफरेंस आ जाएगा कोई और वैल्यू लोगे तो। एनी एसेट नॉट टेकन ओवर शुड नॉट बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, जैसे कि कैश, कैश अगर वाई लिमिटेड ने नहीं लिया है तो उसको थैले में मत डालना, इट शुड बी सोल्ड बाय सेलिंग कंपनी। चलो ये तो कैश था इसलिए बेचने की बात नहीं करेंगे, मान लो कोई बिल्डिंग थी जेड लिमिटेड की, उसे वाई लिमिटेड ने लेने से मना कर दिया कि इसे हम नहीं ले रहे, तो उस बिल्डिंग का जेड लिमिटेड क्या करेगी, बिजनेस तो उसे करना नहीं, वो तो बंद हो रही है, तो जेड लिमिटेड उस बिल्डिंग को बेच डालेगी, इट विल बी सोल्ड बाय सेलिंग कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी यानी जेड लिमिटेड। और एक और नोट लिखा हुआ है फ्रेंड्स, अगर आपके क्वेश्चन में एसेट्स में कोई पी एंड एल का डेबिट बैलेंस होता या एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ होता तो उसे थैले में नहीं डालते, क्योंकि पी एंड एल का डेबिट बैलेंस एक्चुअल में घाटा होता है, कोई एसेट थोड़ी ना होता है।
तो तुम उसे एसेट के नाम पर उसमें थैले में डाल के दे दोगे कि ये हमारा एसेट है जी, वो तो तुम्हारे घाटे हैं, क्योंकि बस उसका डेबिट बैलेंस होता है इसलिए वो बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखा होता है, पर वो एक्चुअल में एसेट्स नहीं होता है, पी एंड एल का डेबिट बैलेंस। ओके जी, फिर क्या करेंगे, फिर थैले में लाइबिलिटी डालेंगे, ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बुक वैल्यू पर। अगर कोई लाइबिलिटी जैसे इंटरेस्ट लेने से मना कर दिया है परचेजिंग कंपनी यानी वाई लिमिटेड ने, लाइबिलिटी इज नॉट टेकन ओवर बाय परचेजिंग कंपनी, उसे कौन पे करेगा, शुड बी पेड बाय हुम, शुड बी पेड बाय जेड लिमिटेड ट्रांसफरर कंपनी इटसेल्फ, और उसकी एंट्री क्या होती है, लाइबिलिटी टू कैश, इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर टू कैश। अब फ्रेंड आपके क्वेश्चन में क्या था, 12,000 की ही इंटरेस्ट पेबल की लाइबिलिटी थी और जेड लिमिटेड ने 12,000 का ही इंटरेस्ट पे किया, लेकिन अगर थोड़ा कम ज्यादा होता ना, अगर कम पे करते तो प्रॉफिट होता, ज्यादा पे कर रहे होते तो लॉस होता, तो उस प्रॉफिट लॉस को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता। ठीक है, अभी हमारे पास वो केस था नहीं इसलिए कुछ है नहीं। मान लो 12 की लाइबिलिटी आप 10 पे कर रहे थे इंटरेस्ट को, तो 2,000 का फायदा रियलाइजेशन में क्रेडिट हो जाता, एंट्री बनती इंटरेस्ट पेबल डेबिट 12,000, टू कैश दिया केवल 10,000, टू रियलाइजेशन फायदा हो गया 2,000। और अगर 12,000 की लाइबिलिटी को 14,000 देने पड़ते तो आप कहते इंटरेस्ट बनता है 12,000 का, इंटरेस्ट डेबिट 12,000, 2,000 एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, रियलाइजेशन डेबिट 2,000, जो नुकसान है डेबिट ऑन लॉसेज टू कैश अकाउंट 14,000 रुपये, फिर वो एंट्री हो जाती है। तो जो भी एक्स्ट्रा लाइबिलिटी का अमाउंट या कम लाइबिलिटी का अमाउंट आप पे करते हैं, जो प्रॉफिट लॉस होता है वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब थैला तैयार है, थैला तैयार है, बायर कंपनी यानी वाई लिमिटेड को बुलाओ, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, और उन्हें थैला दे दो टू रिलेशन अकाउंट, और उनसे कहो बुक वैल्यू कुछ भी सही, हमें तो इसके 1720 चाहिए एट पीसी फॉर रेजिंग परचेज कंसिडरेशन। थैला दे करके 17,20,000 की डिमांड करने की एंट्री होती है ये, बायर कंपनी यानी वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर क्या होता है, फिर परचेज कंसिडरेशन 1720 मिल जाते हैं आपको, कैश में मिल सकते हैं, इक्विटी शेयर मिल सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर मिल सकते हैं टू बायर कंपनी यानी वाई लिमिटेड, जैसा हमारे केस में भी था। कैश में मिले हमें 2 लाख, इक्विटी शेयर भी मिले हमें, कितने रुपए के इक्विटी शेयर मिले थे, कितने रुपए के इक्विटी शेयर मिले थे, देख लेते हैं देख लेते हैं देख लेते हैं, अरे कहाँ चला गया कहाँ चला गया कहाँ चला गया, 11-20 के, और प्रेफरेंस शेयर मिले 4 लाख रुपए के टू बायर कंपनी यानी वाई लिमिटेड अकाउंट। ओके जी, उसके बाद डायरेक्ट मालिकों को पैसा मत देना, पहले रियलाइजेशन के खर्चे दे दो, रियलाइजेशन टू कैश या बैंक फॉर पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस पहले पे करने हैं आर टू बी पेड बाय ट्रांसफरर कंपनी, बट एक्चुअली उन्हें कौन बियर करेगी, ट्रांसफरी कंपनी, जैसा हमारे केस में था। 10,000 रुपए ऐसे थे जिन्हें अभी तो जेड लिमिटेड पे कर रही है, ट्रांसफर कंपनी पे कर रही है, लेकिन बाद में उससे वापस भी मिल जाएंगे वो पैसे वाई लिमिटेड से। तो क्या होगा, पहले तो आप पे कर दोगे टू कैश 10,000 रुपए, और वो 10,000 डेबिट किस में कर दोगे, वाई लिमिटेड अकाउंट में, फिर वाई लिमिटेड वो पैसे दे देगी आपको 10,000, कैश अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड अकाउंट। यानी ये एंट्री 2,500 वाली उस पैसे के लिए होगी जो आपको ही पे करने हैं, जेड लिमिटेड के ही कंधों पर जो जिम्मेदारी है रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस की, उसके लिए एंट्री होगी रियलाइजेशन टू कैश बैंक। और जो पैसे अभी तो आपने पे कर दिए हैं लेकिन बाद में वाई लिमिटेड से मिल जाएंगे, उसके लिए एंट्री होगी वाई लिमिटेड टू कैश पहले, और जब वाई लिमिटेड से वो पैसे एक्चुअली मिल जाएंगे तो कैश टू वाई लिमिटेड 10,000। मैंने इन एंट्रीज को इकट्ठा लिख दिया था यहाँ पर, इन दोनों एंट्रीज को इकट्ठा लिख दिया था हमने अपने क्वेश्चन में। हमने कहा रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट कर दो 2,500 रुपए, वाई लिमिटेड में डेबिट कर दो 10,000, टू कैश में इकट्ठा लिख दिया था 12,500। उसके बाद एंट्री करी थी कैश टू बायर कंपनी 10,000 रुपए। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ आपको, इन दोनों एंट्री को हमने इकट्ठा कैसे लिखा था। हमने रियलाइजेशन को डेबिट किया 2,500 से, हमने वाई लिमिटेड को डेबिट किया 10,000 से, और टू कैश में इकट्ठे डाल दिए थे 12,500। ये देखो ना, यहाँ पर कैश में एक बार क्रेडिट करो 2,500, फिर 10,000 हमने इकट्ठे लिख दिए थे 12,500, और फिर ये एंट्री कर दी थी कैश टू वाई लिमिटेड 10,000 माय डियर फ्रेंड्स। ओके सर, फिर प्रेफरेंस वालों को बुलाओ, प्रेफरेंस वालों हाजिर हो, प्रेफरेंस वाले आए, उन्होंने कहा हमारी जी कैपिटल बनती है इतनी 4 लाख रुपए, और जेड लिमिटेड ने कहा हम तुम्हें देंगे 440 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, 40,000 का डिफरेंस रियलाइजेशन में चला जाएगा। फिर क्या होगा, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनके प्रेफरेंस शेयर और कैश दे दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू प्रेफरेंस शेयर और टू कैश। फिर इक्विटी को बुलाया जाएगा, इक्विटी वाले कह रहे हैं हमारे तो जी शेयर कैपिटल है, हमारे तो रिजर्व है, पी एंड एल है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, टोटल मिला के 1280 बनते हैं। हमने कहा ये लो भाई
1280 की जगह हम तुम्हें 13,35,500 देंगे और जो भी डिफरेंस है वो रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर को दे देंगे 13,35,500, जिसमें से इक्विटी शेयर दे देंगे उनको और कैश दे देंगे जो भी बनता है, ठीक है। इक्विटी शेयर देंगे 11,20,000 रुपए के और कैश देंगे कितने का, 2,15,500 का। यहां पर जो रियलाइजेशन का डिफरेंस आता है उसमें दो कंपोनेंट होंगे, एक तो आपकी इसी जर्नल एंट्री का जो भी डिफरेंस होगा इसी जर्नल एंट्री का वो भी ले लेंगे आप, प्लस ओवरऑल फिर रियलाइजेशन अकाउंट का जो भी डिफरेंस निकल के आएगा, जैसे क्रेडिट बैलेंस आ रहा था 55,500, उसको भी रिवर्स करना है, उसको भी डेबिट यानी प्लस कर देंगे 55,500। मैं इस एंट्री को इकट्ठा करके दिखाता हूं आपको एक बार। यहां पर हमने इक्विटी शेयर कैपिटल में लिखा 8 लाख, हमने कैपिटल रिजर्व में लिखा 1 लाख, पी एंड एल में लिखा 50,000, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन में लिखा 3,000 और टू इक्विटी शेयर होल्डर में अभी आ रहा है हमारे हिसाब से 12,80,000 रुपए, ठीक है, जो उनको देने हैं 12,80,000 रुपए। तो पहले पेंसिल से लिख सकते हो ये एंट्री आप पेपर में, ठीक है। फिर क्या करना, अभी के हिसाब से रियलाइजेशन का डिफरेंस निकाल लो। तो अभी के हिसाब से 1280 माइनस 953 रियलाइजेशन का डिफरेंस आ रहा है 327, उसे यहां पर इनर कॉलम में लिख लो 327। फिर क्या करो, फिर ओवरऑल रियलाइजेशन का डिफरेंस देखो शुरू से एंड तक कितना है, जहां जहां डेबिट कर रखा है और जहां जहां क्रेडिट कर रखा है उनको टोटल कर लो और फिर डिफरेंस देख लो कि नेट डेबिट बच रहा है नेट क्रेडिट बच रहा है। मैंने कैसे किया था, मैंने डेबिट उठाया 16,20, क्रेडिट को माइनस करते चला गया मैं और एंड में क्रेडिट बैलेंस ही बचा था मेरे पास 3,82,500 रुपये का। तो फ्रेंड्स 3,82,500 का क्रेडिट बैलेंस बचा था अपने पास और यहाँ पर उसको रिवर्स करना है हमें। तो डेबिट कितना हो रखा है ऑलरेडी 327, तो 3,82,500 में से 327 का डेबिट ऑलरेडी हो रखा है, तो आपको कितना डेबिट और करना है 55,500, वो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 55,500। तो ये टोटल आ जाएगा यहाँ पर 382,500 और यहाँ पर भी फिर 55,500 प्लस कर देना। आप चाहो तो एंट्री अलग अलग भी कर सकते हो पेपर पे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले यहाँ पर 327 लिख देना और यहाँ 1280 लिख देना, उसके बाद एंट्री कर देना रियलाइजेशन टू इक्विटी शेयर होल्डर 55,500 55,500, ठीक है। देयर आफ्टर ये स्टेप्स लिखे हुए हैं क्लोज करने के कि भाई पहले प्रेफरेंस को रियलाइजेशन में डाल दो, फिर रियलाइजेशन को इक्विटी में ट्रांसफर करो, फिर कैश को इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर करो, कैश के बैलेंस को, और लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट जो है आपका वो हो जाएगा टैली, माय डियर फ्रेंड्स। तो ये थी जी अपने पास बात जर्नल एंट्रीज की, हाउ टू क्लोज द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी, सेलिंग कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी। कोई डाउट हो पर्सनली कांटेक्ट कीजिएगा, मैं पक्का पक्का आपको चीज़ें समझा करके चलूँगा, डाउट आपके कंसर्नली लेंगे हम पूरे तरीके से। नेक्स्ट क्लिप में हम बात करेंगे ट्रांसफरी कंपनी की यानी वाई लिमिटेड के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। नोट्स आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये लिखे हुए हैं ट्रांसफरी कंपनी के लिए भी, इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग ट्रांसफरी न्यू कंपनी दैट इज़ वाई लिमिटेड। इसकी भी कुछ एंट्रीज हैं और कुछ रिजर्व का ट्रीटमेंट लिखा हुआ है अलग से, जिसे समझ करके चलेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय एवरीवन।